एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। यह इस सीरीज का छठा वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस में हमने बीपीएससी प्रीवियस ईयर में जो भी प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस कर लिया था, और हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम मुगल वंश से अपने डिस्कशन शुरू करेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो बाबर से संबंधित है। पहला जो क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल शासक वास्तव में तुर्की की चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खा के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया का तुर्किस्तान क्षेत्र था। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो उसकी सैन्य कुशलता उसकी जीत के पीछे मुख्य कारण था। हालांकि इसमें तुगलमा पद्धति का भी प्रयोग हुआ था, जिसमें जो सेना है उसको लेफ्ट, राइट और सेंटर में बांटकर आक्रमण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मुख्य कारण पूछा गया है तो उसकी सैन्य कुशलता होगी, और जिसमें कि सारे डायमेंशंस कवर हो जाते हैं। तो इसके डिस्कशन को भी एक बार देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो 15 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। उसके आगे भी दिया गया है कि बाबर की सैन्य संख्या लोदी से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में बाबर के आगमन के कारण उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। ये ऑप्शन गलत है। इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हो चुका था। बहमनी साम्राज्य ने विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बहमनी साम्राज्य ने पहली बार बारूद का प्रयोग किया था, और जो वो उसका शासक था बहमनी का, वो मोहम्मद शाह था जिसने बारूद का प्रथम प्रयोग किया था। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। ये भी गलत है। दिल्ली सल्तनत से ही मेहराब और गुंबद का प्रयोग बनना शुरू हो गया था। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। सही है यह स्टेटमेंट। और चौथा स्टेटमेंट है, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ये भी सही है स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा ए, 3 और 4। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बाबर के आगमन के फलस्वरूप भारत में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। बाबर पृथ्वीवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। ठीक है, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 में एडी। बाबर के आगमन के कारण भारत में सर्वप्रथम युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। ठीक है, पानीपत की प्रथम युद्ध में उसकी विजय का मुख्य श्रेय उसके तोपखानों को दिया जाता है। उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा नामक तुर्की तोपचियों की सहायता से उसने एक अच्छा तोपखाना तैयार किया था। और आगे हमने डिस्कस कर लिया है अगले स्टेटमेंट को। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हुमायूं और शेरशाह से संबंधित है। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? तो यह शेर खान था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था। तो इसमें वही जो क्वेश्चंस में जो लाइन रिपीट की गई है उसी को रिपीट किया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में भी। अगला क्वेश्चन है, इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका उत्तर होगा ई। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था, और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया, और इसकी मृत्यु लगभग 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ी को 50, 250 और 50 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, तो आप भी ई मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया तो कब किया था? 1532 में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, 1531 में कालिंजर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? तो वो हाजी बेगम थी। ठीक है, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1565 से 72 के बीच करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। यह मकबरा मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है, इस मकबरे में 4 बाग शैली में बाग को लगाया गया है। ठीक है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि के अनुसार सही क्रम में अंकित करें। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था देवरा का युद्ध,
फिर हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में, फिर हुआ कन्नौज का युद्ध, फिर सरहिंद का युद्ध। इसके ईयर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो देवरा का युद्ध हुआ था वो 1532 में हुआ था। उसके बाद है चौसा का युद्ध, ये 1539 में हुआ था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था। और सरहिंद का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1555 में। ठीक है, एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि बीपीएससी एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बना सकता है। तो 4 प्रमुख युद्धों का क्रम हमने देख लिया है। इसके एक्सप्लेनेशन में आगे है 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, देवरा के युद्ध के बारे में भी दिया गया है कि ये गोमती नदी के तट पर दौड़ा देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त करने के लिए किया गया था ये युद्ध। ठीक है, हुमायूं के विरुद्ध चौसा की विजय से शेर खां की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने फरीद अल दीन शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम से खुतबा पढ़ाया और सिक्के भी अंकित करवाए। 1540 में हुआ कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। ठीक है, हुमायूं इसमें हार गया था। उसके बाद है 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, जिस सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, सरहिंद का युद्ध 1555। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वो शेरशाह सूरी था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेरशाह की उपाधि कब? तो चौसा युद्ध के बाद। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो यह सासाराम में है, रोहतास जिले में, बिहार के। और शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो कालिंजर के युद्ध के दौरान 1545 में घायल हो जाने के कारण। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये शेरशाह की थी। ठीक है, जब्ती मुगलकालीन राजस्व निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रणाली थी। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के और अबुल फजल के विवरण के अनुसार इस प्रणाली की शुरुआत शेरशाह के काल से मानी जाती है, जबकि अकबर के एक शासनकाल में इस प्रणाली में कई बदलाव कर इसे और वैज्ञानिक बनाया गया। जब्ती प्रणाली ही अकबर के समय आगे चलकर आईन दहसाला के आधार बनी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान की ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे? तो ये H.G. कीन है। ठीक है, एक इतिहासकार हैं जिन्होंने शेरशाह के संबंध में ये कथन कहा है। इसके आगे भी उसी स्टेटमेंट को दोहराया गया है। और ये क्यों कहा है इसको देख लेते हैं। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी कीन ने उसकी प्रशासनिक शासन व्यवस्था, शांति व्यवस्था, सड़कें, सराय, डाक व्यवस्था आदि के सुधारों के संदर्भ में यह टिप्पणी की थी उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो हमने डिस्कस कर लिया है, ये चौसा में लड़ा गया था 1539 में। ठीक है, और अगला हमारा क्वेश्चन सम्राट अकबर से संबंधित है। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा? तो उन्होंने ये अकबर के संदर्भ में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? तो ये दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है, और इसका निर्माण जो था वो अकबर ने करवाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति। और मुगल सेनापति कौन थे? तो ये मान सिंह थे। एवं आसम खां जो थे वो भी थे उनके साथ। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी टुकड़ी शामिल थी। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। यह राणा की
मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे छापामार युद्ध का सहारा लिया गया। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? तो ये सम्राट अकबर थे। और इससे संबंधित जो डेट लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, वो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो एक बार इसमें देख लेते हैं। 1562 में उन्होंने दास प्रथा को खत्म किया। 1563 में उन्होंने तीर्थ यात्रा कर को बंद किया। 1564 में उन्होंने जजिया कर को समाप्त किया। उसके अलावा और भी डिस्कशन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई। प्रांतीय शासन, लगान व्यवस्था, मुद्रा, कर्तव्यों की व्याख्या, बादशाह के पद एवं कर्तव्यों की व्याख्या और उसके उत्तराधिकारियों का स्वरूप बनी। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने संगठित और घोषित नीति सुलह कुल के रूप में हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सहिष्णुता को अपनी राजनीतिक आदर्श बनाया। ठीक है, मजहर की घोषणा भी इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? तो 1576 में। ये इंपॉर्टेंट है। 1572 में सुलेमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और 1574 में बिहार को पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। तो इसमें कमांडर कौन थे? तो मुनीम खां। ये इंपॉर्टेंट, अगली बार पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था सम्राट अकबर के द्वारा। अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। इसका प्रधान पुरोहित कौन थे? तो अबुल फजल थे। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर से संबंधित। किस मुगल शासक के समय थॉमस रो जो था वो भारत आया था? तो वो जहांगीर के समय आया था। ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में 1608 से 1611 के बीच में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा गया प्रथम अंग्रेज राजदूत तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? ठीक है, तो इंग्लिश खान के ऊपर हमने चर्चा की, हॉकिंस को। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, इत्मादुल्ला का मकबरा जो है आगरा में किसने बनवाया? तो ये नूरजहां ने बनवाया था इत्मादुल्ला का मकबरा, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी इसका उत्तर। इत्मादुल्ला का मकबरा नूरजहां के ने 1622 से 28 के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा पहला मुगलकालीन मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में संभवतः पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये अलंकरण की शैली है पित्रादुरा, जिसमें कि जो भी रत्न होते हैं वो संगमरमर में जड़े जाते हैं। और इत्मादुल्ला का जो मकबरा है उसको कहा जाता है कि वो ताजमहल के पहले का मतलब उसका जो प्रेडिसेसर जो हम कहते हैं तो इत्मादुल्ला के मकबरा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्रादुरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। इसका उत्तर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। पित्रादुरा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पित्रादुरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम इत्मादुल्ला के मकबरे में किया गया। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, यही पित्रादुरा का काम ताजमहल में भी कराया गया बाद में। अगला क्वेश्चन है शाहजहां से संबंधित। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। और अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। 1638 ईस्वी में की तथा
वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। अनियमित अष्टकोणीय आकार का यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। निर्माण कार्य जो है 1639 में प्रारंभ हुआ तथा 9 साल में यह पूर्ण हुआ। इस किले की पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी दरवाजा का नाम दिल्ली दरवाजा है। ठीक है, ऐसे भी दिल्ली से पश्चिम की तरफ ही पाकिस्तान या लाहौर पड़ता है, तो इसीलिए पश्चिमी दरवाजा हो गया लाहौरी गेट, और जो दक्षिणी दरवाजा है वो दिल्ली दरवाजा हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो A.L. श्रीवास्तव हैं जिन्होंने शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव की पुस्तक का नाम है मुगल कालीन भारत, और इसमें उन्होंने इससे संबंधित चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये कंधार था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान शाह के लिए रणनीतिक, आर्थिक, साथ साथ भावनात्मक व प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों ने साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो औरंगजेब से संबंधित है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो ये दारुल इस्लाम है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अंग्रेज औरंगजेब जो है वो सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। यहाँ पे दारा से संदर्भ दारा सिको का लिया जा रहा है। इस कानून के अनुसार धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज में दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाएं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इससे संबंधित बहुत सारा विवाद भी है, लेकिन जो अब इसका उत्तर है उसको यही दिया गया है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? तो वो औरंगजेब था, ऑप्शन हो जाएगा बी। मुगल शासक के विरुद्ध ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया प्रथम बार, और पहली बार किया था 1686 ईस्वी में। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने जॉब चरनाक सहित अंग्रेजों को हुगली, यानी कि बंगाल का जो भी क्षेत्र है हुगली, वहां से खदेड़ दिया। जॉब चरनाक जो है ये कलकत्ता का निर्माण करता है, कलकत्ता बसाने में इनका काफी बड़ा योगदान रहा है। अगला हमारा टॉपिक है जो मुगल कालीन प्रशासन से संबंधित है। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था, तो ये लगान निर्धारण का तरीका था, ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा बी, लगान निर्धारण का तरीका। बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। सॉरी, शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी, नस्क या मुक्ताई या कनकूत, नकदी अथवा जब्ती, गल्ला बख्शी या बटाई। ये बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका बी, जहांगीर ने शुरू की थी। 2 अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। ठीक है, 2 गुने घोड़े। सिंह अस्पा, इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो ये लोक आचरण अधिकारी था, उत्तर हो जाएगा सी। और मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का अधिकारी था। इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने शराब के खुले और अनियंत्रित व्यापार पर अंकुश लगाया और वेश्याओं का नगरों में निवास निषिद्ध घोषित किया। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है, तो ये क्या है? और उत्तर हो जाएगा इसका बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। अगला क्वेश्चन है,
और एक इसमें बन सकता है क्वेश्चन, यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको हस्तांतरित भी किया जा सकता था मदद मास के अंतर्गत दी गई भूमि को। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, तो वो मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य काजी है वो न्यायाधीश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई? तो इसका है उत्तर, इसमें उत्तर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा बी। ठीक है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती होती। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था की लागू हुई सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, ठीक है, वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायी मनसबदारों पर डाल दिया था उत्तरदायित्व, जिसके बदले में मनसबदार को नकद या जागीर प्रदान की जाती थी। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो मुगल कालीन संगीत और चित्रकला से संबंधित है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि बीपीएससी ने अपने उत्तर पत्रक में प्रश्न का उत्तर में विकल्प जो है बी माना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो इसमें बीपीएससी ने क्या उत्तर माना है, ये तो इसमें नहीं दिया गया है, अतः उत्तर ए और सी दोनों विकल्प है। ठीक है, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होगा, तो इससे आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि अभी निगेटिव मार्किंग है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को टच करना थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। यूरोपियन चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ये अकबर के दरबार में हुआ था यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की, व्यक्ति विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। ठीक है, चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। चित्रकला से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे डिटेल में देख लेंगे, खासकर मुगल कालीन चित्रकला। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्कीन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है मिस्कीन। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, तो ये सम्राट अकबर के राज दरबारी थे। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर पहुंची? तो ये जहांगीर के नेतृत्व में। तो इसका एक्सप्लेनेशन को हम छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं हम मुगल कालीन साहित्य की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो गीतावली लिखी गई है, विनय पत्रिका लिखी गई है और कवितावली लिखी गई है। साहित्य लहरी उनके द्वारा नहीं ली गई है। साहित्य लहरी की जो रचना है वो सूरदास द्वारा की गई है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो ये गुलबदन बेगम है, ऑप्शन हो जाएगा सी। बाबर की पुत्री हैं गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। ठीक है, भाषा भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राजकाल के विषय में जिसे भी कुछ स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अगला क्वेश्चन है, तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आईने अकबरी इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। यह अकबरनामा के 3 भागों में तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है, फुतुहात आलमगीरी। आप जितने भी एंशियंट मेडाइवल में जितने भी साहित्य हैं
उनके लेखक का नाम, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है कम से कम उनका एक लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर वहाँ से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुजुक बावड़ी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुक बावड़ी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुजुक बावड़ी या बाबरनामा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा था। इसका फारसी अनुवाद अकबर के शासनकाल में किया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया, ठीक है। और अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद हुआ सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉन लेडेन और विलियम एस्केर्न ने किया था। अगला जो हमारा टॉपिक है मुगल काल विविध से संबंधित है। अब हम इसके इसको मैच द फॉलोइंग है, देख लेते हैं इसमें। जो बाबर हैं उनके जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? तो वो है कामरान। अकबर के पुत्र का नाम क्या है? तो ये है सलीम। और शाहजहां के पुत्र का नाम क्या है? तो वो है मुराद। और जहांगीर के पुत्र का नाम है खुसरो, ठीक है। तो सीरीज बन रहा है 3, 1, 4, 2। तो उत्तर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? हमने देखा था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो B1 कहाँ कहाँ है? तो 3 ऑप्शन मिल गया हमें, B11 काबुली बाग मस्जिद, अभी हमने देखा एतमादुल्ला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये नूरजहां ने बनवाया था, जो D2। तो D2 यहाँ भी है, यहाँ है, तो ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है। B1 हो जाएगा और A4 हो जाएगा। काबुली बाग मस्जिद का जो निर्माण करवाया वो बाबर ने करवाया, और इलाहाबाद के किला का निर्माण करवाया अकबर ने। हरियाणा में है, हरियाणा के पानीपत में स्थित काबुली बाग मस्जिद बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर विजय की स्मृति में बनवाई थी। और इलाहाबाद का किला जो था 1583 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। और हमने एतमादुल्ला के मुकाबला के बारे में डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल में। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो ये सही है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर थे, तो ये सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये भी सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध, ये गलत है, ये टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं था। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ये अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और मराठा के बीच में हुआ था तृतीय युद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के विरुद्ध, दोनों के बीच। और तृतीय हमने डिस्कस किया मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? तो ये सूरत बंदरगाह को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से मक्का की तीर्थ यात्रा यहीं से शुरू होती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक कार्य किया? तो ये विलियम फिंच का कथन है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। और इसे इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स भी कहा जाता है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो सिख संप्रदाय से संबंधित है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनका जन्म 1666 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 7 अक्टूबर 1708 में। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है कहाँ? पटना में। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो मराठा साम्राज्य और संघ से रिलेटेड है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो ये रायगढ़ में थी, ऑप्शन हो जाएगा ए। 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण कर रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और इसके आगे भी दिया हो गया है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कहीं कहीं मैंने देखा है टेस्ट सीरीज में पूछे दिया जाता है। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक किया। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो जो प्रधान होते थे वो शिवाजी के शासनकाल में होते थे,
ठीक है, उनमें कौन कौन से थे यहाँ पे डिटेल दिया गया है। पेशवा होते थे जो प्रधानमंत्री के रूप में थे, और अमात्य या मजूमदार वो वित्त या राजस्व मंत्री, वाक्यान्वेष या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन कार्यवाहियों को विवरण रखता था। सचिव या सुरनवीस राजकीय पत्र व्यवहार इनका का कार्य देखता था। दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सर ए नौबत ये सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करते थे। पंडित राव ये धार्मिक कार्यों के लिए, और न्यायाधीश जो होते थे मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो टोटल हो गया 8, इसी को कहते थे अष्टप्रधान। अगला मैच द फॉलोइंग है, तो हमने ऊपर में डिस्कस किया है कौन क्या था। तो पेशवा है प्रधानमंत्री, B1 हो जाएगा। तो B1 यहाँ पे आप हमें उत्तर मिल गया है, ऑप्शन हो जाएगा ए इसका। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था, ऑप्शन उत्तर हो जाएगा डी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य का विघटन, अगला टॉपिक है सॉरी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला, इसका कोड इसका उपनाम मोहम्मद शाह भी रंगीला भी है। शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। नादिर शाह ने अपने साथ 60 लाख रुपए, कई हजार अरसरफियाँ, 1 करोड़ रुपए के सोने की वस्तुएं, 50 करोड़ के जेवरात, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और साथ साथ तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन को ही तख्ते ताउस भी कहा जाता है, को ईरान ले गया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वो जो सम्राट था वो शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 तक था। उसका वास्तविक नाम था अली गौहर, और अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार में गुटबाजी के चलते वह दिल्ली से बाहर रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 से 71 तक खाली रहा। 1772 में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच पाया। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और शाह आलम द्वितीय ने कई बार बिहार पर अभी आक्रमण किया था, इससे संबंधित बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उनकी साम्राज्य की सीमा थी। इसको ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है, तो इसको डिस्कशन का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, डिस्कशन काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।